तो अगर मैं ऑफर के टाइप्स की बात करूं तो 5 टाइप के ऑफर होते हैं। सबसे पहला ऑफर है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, ध्यान से सुनो। एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, मतलब ऑफर बनाया जा रहा है किसके लिए, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बनाया जा रहा है। इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर एंड अ स्पेसिफिक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ओनली। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर होगा। ए ऑफर टू सेल इज कार टू बी फॉर ₹3 लाख, इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। ए कौन है, ए हमारा ऑफर है। ए ने एक ऑफर दिया अपनी कार बेचने का बी को। बी कौन है, हमारा ऑफरी है। तो ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 3 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदोगे। तो यहां पर ए ने ऑफर दिया बी को, तो ए ने किसी और को ऑफर दिया नहीं, एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया, और वो स्पेसिफिक पर्सन कौन है, वो स्पेसिफिक पर्सन है हमारा बी। तो यहां पर एक्सेप्टेंस कौन देगा, कौन कहेगा हाँ मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, ये राइट सिर्फ बी के पास है, क्योंकि ए ने ऑफर किसको दिया था, सिर्फ बी को। तो ऑफर को एक्सेप्ट करने का राइट किसके पास है, सिर्फ बी के पास। ऑफर बनाया गया था सिर्फ बी के लिए, तो उसको एक्सेप्ट भी कौन करेगा, सिर्फ बी। तो यहां पर ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफर बनाया गया था, और ये स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ एक्सेप्ट कौन कर पाएगा, स्पेसिफिक पर्सन। ऐसा तो नहीं है सी डी ई कहीं से आ जाएंगे और बोलेंगे मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूं, 3 लाख में मैं एक तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं। तो ए मना कर सकता है, ए कह सकता है मैं 3 लाख रुपए में इस कार से बी को ही बेचूंगा, मेरा दोस्त है, मैं इसे 3 लाख में बेचूंगा, तुम्हें तो मैं 5-5, 6-6 लाख में बेचूंगा, मैं क्यों बेचूं तुम्हें, बी मेरा दोस्त है, इसीलिए उसके लिए स्पेसिफिक ऑफर है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए वाला ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है, फिर बी कर सकता है। तो यहाँ पर एक पर्सन है तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक पर्सन। अब ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, सपोज ए के 4-5 दोस्त हैं, ए जो है अपने 4-5 दोस्तों में से उन सबको इकट्ठे बुलाता है और एक जगह बुलाकर बोलता है मैं तुम लोगों को ऑफर देना चाहता हूं कि मैं 3 लाख रुपए में अपनी कार बेच रहा हूं, जिसको खरीदनी है खरीद लो। तो यहाँ पर ए ने ऑफर किसको दिया, अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस को। वही 4-5 जो इसके दोस्त हैं उन्हीं में से कोई एक दोस्त इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप है जो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो स्पेसिफिक ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को भी दिया जा सकता है, या फिर जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को भी दिया जा सकता है, और एक्सेप्ट करने के राइट भी सिर्फ उसी पर्सन के पास है या उसी ग्रुप ऑफ पर्सन के पास है। क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं अपना सेकंड ऑफर जो कि है जनरल ऑफर। व्हेन ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, मतलब ऑफर दिया जा रहा है पूरी पब्लिक को, खुला ऑफर है, एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, और कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। जब ऑफर पूरी पब्लिक एट लार्ज, खुला ऑफर दिया जा रहा है पूरी पब्लिक को, तो कोई भी इसको एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि जब सभी को ऑफर दिया जा रहा है तो कोई भी उसमें से एक्सेप्ट कर सकता है। जनरली पैम्पलेट में, एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके के ऑफर दिए जाते हैं। एक फेमस केस लड़ा गया था 1893 में, जो केस किसके बीच हुआ था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो यहाँ पर कार्लिल कौन है, कार्लिल वो है जिसने केस दायर किया था। पहले उसका नाम देखा जाता है जिसने केस डाला था, इसको हम बोल सकते हैं पिटिशनर, केस डालने वाला व्यक्ति, या इसको एक और नाम से बोला जाता है प्लेंटिफ, वो व्यक्ति जो जिसने केस डाला था सबसे पहले कोर्ट में। किसके खिलाफ डाला था, दूसरी पार्टी के खिलाफ। यहाँ पर दूसरी पार्टी को बोलते हैं हम डिफेंडेंट, जो पार्टी अपना डिफेंस कर रही है। इसने तो केस डाला नहीं, केस किसने डाला था, पहली पार्टी ने, कार्लिल ने केस डाला था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के खिलाफ। तो यहाँ पर केस डालने वाले का नाम पहले आता है और जिसके खिलाफ केस डाला गया उसका नाम बाद में आता है। केस क्या था देख लेते हैं एक बार, आपको जनरल ऑफर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन द फेमस केस, ये एक फेमस केस लॉ है, आपको याद भी होना चाहिए, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो केस का नाम, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि है कार्बोलिक स्मोक बॉल। तो ये कंपनी ने एक दवाई बनाई थी जिसको इसने बोला था स्मोक बॉल, और इसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो भी इस दवाई को लेगा, इस दवाई को यूज करेगा हमारे डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब जैसा हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस दवाई को इतने टाइम पे लेना है, ऐसे लेना है, इस तरीके से लेना है, तो जो भी हम डायरेक्शन आपको न्यूज़पेपर में प्रिंट करके दे रहे हैं उस हिसाब से हमारी इस दवाई को जो भी पर्सन खाएगा, जो भी पर्सन लेगा, उस पर्सन को कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। और अगर उस पर्सन को कभी भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम आपको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। तो ये बात न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाई थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने। तो हुआ क्या, इस दवाई को एक लेडी थी जिसका नाम था मिसेस कार्लिल। ये मिसेस कार्लिल जिसने केस डाला था, इसने इस स्मोक बॉल्स को यूज किया, जैसे डायरेक्शन दी थी कंपनी ने उसी तरीके से यूज किया, और यूज करने के बावजूद इसको इन्फ्लुएंजा हो गया। इसने जाके कोर्ट में केस कर दिया इस कंपनी के खिलाफ। तो अब निकालो मेरे 100 पाउंड। तो कंपनी तो कोर्ट में जाके मुकर गई। कंपनी ने बोला हमने तो एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करवाया था अखबार में, हम तो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते थे, हमारा ऐसा कोई इरादा थोड़ी ना था, आप इसको ऑफर नहीं मान सकते। ऐसे थोड़ा ना कोई भी उठ के आएगा और कहेगा कि भाई लाओ भाई पैसा दो पैसा दो। तो अब आप बताओ, आप सोच के देखो, क्या इस मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। कोर्ट का क्या डिसीजन आया, कोर्ट ने बोला शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल, शी एक्सेप्टेड द ऑफर। यहां पर कोर्ट का डिसीजन आया कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को मिसेस कार्लिल को 100 पाउंड देने पड़ेंगे,
क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑफर था न्यूज़पेपर में डलवाया था आप लोगों ने, ये एक जनरल ऑफर था और जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए जारी किया जाता है और एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, और कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। आपके हिसाब से आपने जो टर्म और कंडीशन दी थी वो इस लेडी ने फुलफिल करी, उसने आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस स्मोक बॉक्स को यूज किया, उसके बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इसमें आपकी गलती है। तो आपने एक ऑफर दिया था, इस लेडी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, तो आप लोगों के बीच एक एग्रीमेंट बन गया और ये एग्रीमेंट एक कमर्शियल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट कमर्शियल होता है तो वो एनफोर्सेबिलिटी उसके अंदर ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। तो एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी जुड़ गई तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। तो यहाँ पर मिसेस कार्लेल का बिल्कुल सही कहना है, ये एक पब्लिक ऑफर था, एक जनरल ऑफर था। आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छाप दिया जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है आपके दी हुई टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। तो जनरल ऑफर बनाया जाता है पब्लिक एट लार्ज के लिए और एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हो गया आपको जनरल ऑफर क्या होता है। तीसरा हमारा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर की बात करें तो यहाँ पर शब्द ये काउंटर, यानी एक दूसरे की बात को काटा जा रहा है। तो काउंटर ऑफर क्या होता है देख लेते हैं। इट इज अ वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफर। मॉडिफिकेशन का मतलब भी चेंजेस ही होता है। किसके द्वारा? ऑफरी के द्वारा। मतलब एक वेरिएशन या मॉडिफिकेशन वाला ऑफर जो ऑफरी के द्वारा दिया जाता है वो आपका काउंटर ऑफर कहलाता है। लेकिन ऑफर कौन देता था? ऑफर तो ऑफर देता था। तो यहाँ पर ऑफरी कैसे ऑफर दे पा रहा है? एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आएगा। ए ऑफर टू सेल इज प्लॉट टू बी। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपना प्लॉट तुम्हें बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में। तो यहाँ पर ए कौन है? ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना प्लॉट तुम्हें 10 लाख में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? बी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा प्लॉट खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा कितने में? 8 लाख रुपए में। 10 लाख में नहीं खरीदता, बहुत महंगा दे रहे हो, 8 लाख में खरीदूंगा। तो यहाँ पर बी ने ए की बात को काट दिया। बी ने ऑफर दिया था 10 लाख का, लेकिन ए बोला 8 लाख में खरीदने को तैयार हूं। ये काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर मतलब ऐसा ऑफर जो सामने ऑफर के बदले दिया जा रहा है। ए ने ऑफर दिया बी को 10 लाख का, उल्टा बी ने ए को ऑफर दे डाला 8 लाख का। मैं तुम्हारा प्लॉट खरीदने को तैयार हूं 8 लाख में, क्या तुम बेचने को तैयार हो? तो यहाँ पर बी के द्वारा दिया गया ऑफर 8 लाख रुपए वाला काउंटर ऑफर कहलाएगा। ये काउंटर ऑफर दिया गया ए के ऑफर के बदले। ए ने कुछ ऑफर दिया था, बी ने उस ओरिजिनल ऑफर के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया और वेरिएशन करके अपना एक नया ऑफर दे दिया। तो यहाँ पर बी ने जो ऑफर दिया ए को वो कहलाएगा काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर जब दिया जाता है तो जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो ऑफर लैप्स हो जाता है। जब भी काउंटर ऑफर दिया जाता है ओरिजिनल ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो अब ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया, इट विल रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। तो ए का ऑफर जो है टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, लैप्स हो गया। अब देखो ए ने ऑफर दिया 10 लाख रुपए में बी को, बी ने बदले में ऑफर दे दिया ए को 8 लाख रुपए का। बी ने एक काउंटर ऑफर दे दिया। अब यहाँ पर अगर मान लो ए मना कर देता है कि मैं नहीं भाई मैं 10 लाख से नीचे नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचता 8 लाख में। अब बी और ए अपने अपने घर चले गए। 4-5 दिन बाद जो है बी सोचता है कि यार 10 लाख में भी बुरा क्या था, वो प्लॉट बढ़िया प्लॉट था। अब बी ए के पास आएगा और कहेगा ठीक है मैं तुम्हारा प्लॉट 10 लाख में खरीदने को तैयार हूं, तुमने मुझे ऑफर दिया था ना 10 लाख का, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, हम दोनों के बीच एग्रीमेंट बन गया। लेकिन रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर एक बात लिखी हुई थी, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस। बी ने जैसे ही काउंटर ऑफर दिया, जो ए का ओरिजिनल ऑफर था 10 लाख रुपए वाला, वो खत्म हो गया। अब नया ऑफर बनेगा, पुराना ऑफर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पुराना ऑफर खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर बी कुछ दिनों बाद क्या भी दे कि मैं 10 लाख रुपए में तुम्हारा प्लॉट खरीदने को तैयार हूं, तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं बन जाएगा इस बात से, क्योंकि यहाँ पर ए ने कोई ऑफर दिया ही नहीं है। ए ने जो 10 लाख का ऑफर दिया था वो तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। अब कुछ दिनों बाद अगर बी मान भी जाता है तो यहाँ पर एक नया ऑफर जनरेट होगा जो कि बी के द्वारा दिया गया है ए को 10 लाख रुपए का। अब ए की मर्जी है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ लेटर ऑन बी एग्रीज टू बाय द प्लॉट फॉर ₹10 लाख। तो ए के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है बी के 10 लाख रुपए वाले ऑफर को, क्योंकि यहाँ पर बी पहले काउंटर ऑफर दे चुका था 8 लाख का, और जैसे ही काउंटर ऑफर दिया था ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया था। तो क्लियर हो गया आपको काउंटर ऑफर क्या होता है। एक नोट दे रखा है, ऑफर डेफिनेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मतलब ऑफर जो है साफ साफ बताओ आप ऑफर कितने का दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सारी टर्म्स और कंडीशन क्लियर होना चाहिए। ऑफर हमेशा एक क्लियर होना चाहिए, आप डेफिनेट और क्लियर ऑफर दोगे। उसी तरीके से आपकी एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है नो वेरिएशन, ऊपर वेरिएशन हुई थी ना, तो इस तरीके की कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए आपकी एक्सेप्टेंस में। और अनकंडीशनल होना चाहिए, आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। तो आप ऑफर को एक्सेप्ट करते समय ना कोई कंडीशन लगा सकते हो, ना ऑफर के अंदर कोई वेरिएशन कर सकते हो। जिस तरीके का जैसा ऑफर दिया गया है सेम एज इट इज उसी टर्म और कंडीशन में आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी वेरिएशन करा, थोड़ी सी भी कंडीशन लगाई, तो ये आपकी एक्सेप्टेंस ना मानते हुए एक काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर होता है when two persons make an offer to each other on similar terms without having the knowledge of the offer being made by the other side, it is known as cross offer।
कुछ समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार एट ₹2 लाख, तो यहाँ पर ए ने एक प्रपोजल बनाया, यानी ए ने एक ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में। तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए, बी को ए के ऑफर के बारे में पता नहीं है। ए ने जो है बी को एक मेल किया और मेल में लिखा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं तुम्हें 2 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदोगे? बी ने उस मेल को देखा नहीं और बिना उस मेल को देखे सामने से ए को ऑफर दे डाला। क्या ऑफर दे डाला? मेक्स एन ऑफर। बी ने भी एक ऑफर बना दिया ए के लिए। क्या ऑफर बनाया? टू परचेज द सेम कार एट ₹2 लाख फ्रॉम ए। बी ने ए का मेल ना देखते हुए सामने से ए को एक ऑफर दे डाला कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, वही वाली कार, कितने में? 2 लाख रुपए में। तो यहां पर हुआ क्या, ए ने भी उसी कार की बात करी थी, उसी कार का ऑफर दिया था बी को, कितने में दिया था? 2 लाख रुपए में दिया था। और बी ने विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए, बी को ए के प्रपोजल के बारे में नहीं पता और उसके बावजूद बी ने जो है सामने से ए को ऑफर दे डाला कि मैं तुम्हारी उसी कार को खरीदना चाहता हूं, कितने में? 2 लाख रुपए में ही। इसने भी 2 लाख रुपए की बात करी। तो यहां पर ए का दिया गया ऑफर है और बी का दिया गया ऑफर दोनों सेम है, दोनों ही सेम टर्म्स और कंडीशन पे बनाया गया है, तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं है दोनों के ऑफर में। लेकिन आप ध्यान से सुनो, यहां पर ए के ऑफर पे बी की एक्सेप्टेंस आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। आप बी के दिए गए ऑफर को ए के दिए गए ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर बी को तो पता ही नहीं था कि ए ने ऐसा कोई ऑफर दिया है मुझे। यहां पर दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे को ऑफर दे डाला सेम टर्म्स और कंडीशन का, जबकि दूसरी पार्टी को पता ही नहीं था कि पहली पार्टी ने मुझे ऐसा कोई ऑफर दिया है। तो यहाँ पर दोनों की इग्नोरेंस की वजह से दोनों ने आपस में एक दूसरे को ऑफर दे डाला और ऑफर जो था वो सेम टर्म्स और कंडीशन पे था, लेकिन दिया दोनों ने ऑफर ही है, किसी ने भी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात नहीं आएगी। एक्सेप्टेंस की बात नहीं आएगी तो आपके बीच एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ये आपका एक क्रॉस ऑफर है। यहाँ पर बी को पता ही नहीं था ए के प्रपोजल के बारे में, ए के ऑफर के बारे में बी को मालूम ही नहीं था। बी ने तो सामने से ऑफर दे डाला। तो जब इस तरीके का कोई ऑफर दिया जाता है, when two persons make an offer to each other on similar terms, यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन बिल्कुल सेम थी, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर बीइंग मेड बाय द अदर पार्टी। तो यहाँ पर दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के ऑफर की कोई नॉलेज है ही नहीं, एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता है ही नहीं, तो ये ऑफर आपका क्या कहलाएगा? क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर कभी भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगला लास्ट ऑफर आता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर, या फिर हम कह सकते हैं इसको कंटिन्यूइंग ऑफर, या इसका एक और नाम होता है ओपन ऑफर। An offer which is allowed to remain open for acceptance during a certain period of time। एक ऐसा ऑफर जो खुला हुआ है कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मतलब एक्सेप्टेंस करने का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तय कर दिया कि आप इसको जो है अगले 4 दिन के लिए ऑफर खुला हुआ है, आप इसको अगले 4 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो। ये ऑफर जनरली कहाँ होता है? आप देखते हो सेल, मार्केट में जाते हो सामान खरीदने, सेल लगी होती है, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरीके की सेल लगी होती है और लिखा होता है सेल जो है सिर्फ 2 दिन के लिए। तो क्लियर हो गया आपको? पांचों टाइप ऑफर की समझ में आ गई आपको? तो ये हमारी 5 टाइप्स होती हैं ऑफर की, जिसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ ऑफर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। अब हमें पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के क्या क्या लीगल रूल्स होती है, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं।